नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 2024 की आज फिर हम बात करेंगे क्योंकि 24 में 48 की महाभारत शुरू हो चुकी है। जी हां, 24 का आगाज तो हो ही चुका है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में रार है और ये रार सभी के सामने है। लेकिन आज महाराष्ट्र की बात हम करेंगे। एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान की बात करेंगे क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से इस चुनाव के बीच सियासी उथल-पुथल और जोड़ तोड़ के गणित ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को 360 डिग्री पर घुमा दिया है। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही गठबंधन के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली हकीकत क्या है? कैसे बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा करेगी? किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं और क्या है महाराष्ट्र में 48 सीटों को लेकर एनडीए का प्लान? आज इस आधे घंटे में हम इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एनडीए के लिए 24 की राह नहीं होगी आसान। देखिए, दो 2024 का आगाज होते ही एक बार फिर केंद्र की सियासी आबो हवा गर्म होने लगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन फिर से एक्टिव मोड में आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन एनडीए भी अब 24 के रण को साधने में जुट गया। हर राज्य में सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में इस बार एनडीए के लिए भी टेंशन 2019 के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कई राज्यों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और उसी में एक राज्य है महाराष्ट्र। कहते हैं कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन महायुति यानी बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला फाइनल नहीं हो पाया। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासी आबो हवा गर्म होने लगी। एक तरफ इंडियन अलायंस में महाराष्ट्र को लेकर अंदरूनी बयानबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी हालात बिल्कुल सही नहीं। महाराष्ट्र में अब महायुति एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, शिवसेना शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री दादा भुसे और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आने वाला लोकसभा चुनाव महायुति एक साथ मिलकर लड़ने वाली और सीट शेयरिंग का मसला जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि महायुति 48 में से 45 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। महायुति 45 प्लस सांसद जीतेगी, 51% वोट शेयर लेकर जीतेगी और जैसे जैसे मोदी जी का जो भी तूफान आने वाला है महाराष्ट्र में, ये तूफान ये सब झाड़ी पत्तियों को साफ करके महाविकास आघाड़ी के महायुति पूरी ताकत से इस महाराष्ट्र में जीतेगी। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि 14 जनवरी से महाराष्ट्र के 36 जिलों में महायुति के 3 पार्टियां और साथ ही अन्य छोटे 8 दल महारैली करने जा रहे हैं। इस रैली में स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और कुछ प्रदेश के नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद फरवरी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की भी रैली महाराष्ट्र में 36 जिलों में होने वाली। वहीं महायुति के नेताओं का दावा है कि उनके सामने इंडिया गठबंधन टिक नहीं पाएगा और 2024 में एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है। महायुति हम साथ में ये अगले वाले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव को सामने जाएंगे। जो भी महायुति के प्रमुख पक्ष है और हमारे सहयोगी पक्ष है, इनकी आपकी तैयारी अपने अपने जिले में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चल रही है, लेकिन चुनाव के लिए सामने जाने में हम तीनों साथ में है, हमारे सहयोगी पक्ष साथ में है। तीनों पार्टी के लोग बैठेंगे साथ में और बड़ी शांतता के साथ, और कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है, कोई मन दुख नहीं है। बड़े आनंद के साथ जो है सीट शेयरिंग होगा। जो जहां चुनकर आएगा, जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से वो सीट दी जाएगी।
भले ही महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन सीट शेयरिंग का पेंच वहां भी फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में किसी दूसरे राज्य का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगियों को कितने सीटें दे सकती हैं, इसे समझना भी जरूरी है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के 48 सीटें हैं। सीटों का बंटवारा कैसे होगा? महाराष्ट्र में इस बार सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एनडीए की राहें भी आसान नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक की स्थिति साफ नहीं है। भले ही घटक दल सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन भीतर खाने सीटों को लेकर टेंशन हाई है। बीजेपी के सामने चुनौती इस बार बड़ी है, क्योंकि इस बार उसके साथ शिवसेना शिंदे गुट है, एनसीपी का अजित पवार गुट है और साथ साथ 8 अन्य छोटे दल भी गठबंधन में शामिल हैं। और ऐसे में सभी के साथ तालमेल बिठाकर सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए। तो क्या हो सकता है एनडीए का इन हालात में सीट शेयरिंग फॉर्मूला? चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, माना क्या जा रहा है, दरअसल कयास जो है वो आपको बताते हैं किस प्रकार के सामने आ रहे हैं। 48 सीटें कुल मिलाकर के लोकसभा की। बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, उनको 15 सीट दी जा सकती है। एनसीपी अजित पवार गुट को 7 सीटें दी जा सकती हैं। तो टोटल 48 में 26 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार जब अविभाजित शिवसेना थी, याद कीजिए, उद्धव जब उसके सर्वेसर्वा थे, तब बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23 सीटें निकाली थी, जीती थी। और ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक इस बार बीजेपी 26 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। शिवसेना शिंदे गुट, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर 15 सीटें उनको दी जा सकती हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 15 सीट देने का अनुमान इसलिए है क्योंकि शिवसेना अब 2 फाड़ हो चुकी है और शिंदे के खाते में 15 से ज्यादा सीटें जाती नहीं दिख रही। जिस प्रकार का वर्चस्व या जिस प्रकार की हैसियत ये पार्टी अभी महाराष्ट्र में रखती है। तीसरा, अजित पवार गुट, महज 7 सीटें इनको, चाचा से बगावत की है, सरकार में शामिल हुए हैं, तो 60 सीटें इनको दी जा सकती है। क्योंकि कारण इसके पीछे आपको बता दें कि जिस समय मराठा छत्रप की चाह में बीजेपी ने अजित पवार गुट को अपने पाले में शामिल किया था, वो मराठा छत्रप वोट बैंक अजित पवार अपने साथ लाने में नाकामयाब रहे। और ऐसे में 7 से ज्यादा सीटें मिलना उनके लिए मुश्किल नजर आता है। और यही कारण है कि जो हमने आपको दिखाया, कुल मिलाकर के 48 सीटों का बंटवारा किस आधार पर और कितना किया जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार उसके मुख्य सहयोगी के तौर पर हैं। महाराष्ट्र के 48 में से 23 सांसद बीजेपी के पास हैं, जबकि 2019 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में बीजेपी 2024 में कम से कम 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकती है और बाकी 23 सीटें शिंदे और अजित पवार के खेमे को दी जा सकती हैं। एक और अनुमान यह भी है कि बीजेपी अगर सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो 24 सीटें खुद लड़ सकती है और 24 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ सकती है। 24 सीटों में 12 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 12 सीट अजित पवार की एनसीपी को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भले ही एनडीए के पार्ट में हो, लेकिन उनका फोकस विधानसभा होगा। उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए। मौजूदा समय में शिंदे के पास सिर्फ 13 लोकसभा सांसद और अजित पवार के पास सिर्फ 1 लोकसभा सांसद है। ऐसे हालत में भारतीय जनता पार्टी उनको 15 से ज़्यादा सीटें देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई है, महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव साफ साफ देखा गया है, जिसका एक पहलू ये भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार बार लगातार दिल्ली के लिए दौड़ भाग करते रहे। ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों को संभालते संभालते बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने तक ही सीमित रह गई। और ऊपर से 2024 का चुनाव आ रहा है, जहां सबसे मुश्किल ये है कि इन गुटों के साथ साथ आने से एनडीए का समीकरण भी बदल चुका है। तो बदले समीकरण में किस प्रकार होगा सीटों का बंटवारा, एक बड़ी चुनौती। लेकिन भले ही एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई हो, अभी भी कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार गुट के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है अभी से। और ऐसे में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां तीनों मुख्य दलों यानी कि बीजेपी,
शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, इनमें के बीच में ठनी हुई है। कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर पेच फंसने वाला है, आइए अब वो आपको बताते हैं किस प्रकार ये पेच फंसेगा और क्यों फंसेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे पहले ठाणे और कल्याण की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने इन दोनों जगहों पर अपना दावा किया है, कल्याण में भी और ठाणे में भी। शिवसेना उद्धव गुट के हालांकि राजन विचारे जो है और कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे यहां इन दोनों सीटों से सांसद हैं। ठाणे लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर शिवसेना के विधायक हैं। 1991 तक ये सीट हालांकि बीजेपी के पास थी और उसके बाद सीट शेयरिंग में बाला साहब ठाकरे ने इसे बीजेपी से ले लिया था। इसके बाद और कहां पेच फंस सकता है, आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए, दूसरा जो पेच फंस सकता है वो है शिरूर और मावल में भी। मावल शिरूर लोकसभा सीट पर अजित पवार हालांकि दावा कर रहे हैं और मावल सीट से फिलहाल शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन अजित पवार इस सीट पर अपने बेटे पार्थ पवार को दोबारा लोकसभा के मैदान में उतारना चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि पिछली बार पार्थ पवार यहीं से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। शिरूर अगर हम सीट की बात करें दूसरी, तो शिवसेना के पास ही है, लेकिन अजित पवार को लगता है कि मराठा पावर की वजह से ये सीट उन्हें जीत दिला सकती है, तो ये सीट जो है इस पर वो दावा कर रहे हैं, जैसा हमने आपको दिखाया। अब अगली कौन कौन सी सीटें वो भी देख लीजिए। तीसरी यहां आता है उत्तर पश्चिम, यहां पर शिवसेना शिंदे गुट ने अपना दावा जमाया है। इनका कहना है कि यह हम निकाल लेंगे सीट, क्योंकि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। वे मूल शिवसेना छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए और ऐसे में शिंदे गुट इस सीट पर अपना दावा ठोक रहा है, तो नाराजगी क्या यहां पर मोल ली जा सकती है, यहां पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। यहीं पर नहीं, आगे देखिए, यहां पर बीजेपी ने जो दावा किया, एक और जगह आपको दिखाते हैं, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट है, भाजपा ने दावा किया इस पर। इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत के बड़े भाई किरण सामंत को चुनावी मैदान में उतारने की हालांकि तैयारी है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है और इस सीट को लेकर भी शिवसेना बीजेपी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। यानी मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है, जिसका स्वाद शायद बहुत मीठा ना हो। एक तरफ सीट शेयरिंग का मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ जरांगे का मराठा आंदोलन महायुति सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण भी है, जो बीच बीच में सर उठाकर सत्ता में बैठे लोगों को चिताते रहते हैं। मराठा आरक्षण मुद्दे में कुणबी समाज की एंट्री होने से कुणबी समुदाय की नाराजगी भी सरकार से बढ़ रही है। दूसरी तरफ मराठा महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है, जिसमें किसान, जमींदार और दूसरे वर्गों के लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी में 30% से ज्यादा मराठा हैं। मराठाओं की पहचान योद्धा के रूप में होती है। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी मराठाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुणबी जाति में खेती करने वाले बड़े काश्तकारों को रखा गया। महाराष्ट्र में कुणबी समाज को जातियों का एक समूह भी कहा जाता है। ओबीसी को जब महाराष्ट्र में आरक्षण मिला तो उसमें 72 जातियां थी। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 20% के करीब कुणबी है और अगर इसमें करीब 30% मराठाओं को शामिल किया जाए तो कुणबी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कुणबी समाज में मराठाओं की एंट्री ओबीसी समाज को मंजूर नहीं। सबसे बड़ी जो सरकार के सामने चुनौती ये है कि मराठा आरक्षण की मांग अलग से नहीं, बल्कि ओबीसी में से वो आरक्षण मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे हालत में सरकार के सामने ओबीसी का कोटा कम करके मराठाओं को आरक्षण देना कठिन काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर महाराष्ट्र में ओबीसी हैं। यदि ओबीसी के वोट मतदाता ओबीसी से आरक्षण काट करके देने की कोशिश हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा हर्ष होगा। जी हाँ, तो सिर्फ सीट शेयरिंग तक ही नहीं बल्कि मराठा आरक्षण की मांग भी महाराष्ट्र में सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, वो भी ऐन चुनाव के पहले। तो ऐसे में महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीट जीतने का सपना देख रही एनडीए गठबंधन की राहें आसान नजर नहीं आती। लेकिन मराठा आरक्षण मुद्दे का असर 2024 के चुनाव में किस तरह पड़ सकता है या पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मराठा आरक्षण को समझना जरूरी भी हो जाता है। ये नाम जिसने परेशान कर रखा है सरकार को, मुंबई घेरने का ऐलान भी कर दिया। देखिए, स्थानीय स्तर पर छोटी पार्टियों का गठन होगा और वोट बटेंगे। दरअसल इससे सभी पार्टियों को ही नुकसान होगा। भले ही कहा जाए कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मराठा वोट है, लेकिन उतने ही ओबीसी वोट भी है। इसका ध्यान रखना होगा और इसका असर तीनों पार्टियों पर पड़ेगा, क्योंकि किसी के राजनीतिक समर्थन की परवाह किए बिना मराठा समुदाय जिस तरह से आक्रामक है, नाराज हो गया है, सभी पार्टियों को उसका सामना करना होगा। तो तीनों को ही नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ओबीसी बना मराठा होने पर
महायुति को नुकसान। अगर ओबीसी बना मराठा होता है तो यहां नुकसान तय है। कोई भी पार्टी खुद को केवल ओबीसी की पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। अतीत में हालांकि एक बार बीजेपी ने जरूर कोशिश की थी कि ओबीसी की पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित किया जाए, आगे बढ़ा जाए, लेकिन बीजेपी भी मराठा समुदाय को नुकसान पहुंचाकर ओबीसी की पार्टी बनने का इस बार जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट हो या फिर अजित पवार गुट की एनसीपी जो मराठा की राजनीति करते रहे हैं, उनके सामने ये एक बड़ा असर डाल सकता है, राजनीति पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव से पहले बड़ा असर पड़ सकता है। आखिर इससे डील कैसे करेगी सरकार, ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, 48 में 45 का सपना साकार कैसे होगा। आज के लिए 24 में 48 की महाभारत में फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।